नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं राशियों के क्रम में जो अंतिम राशि होती है मीन राशि, उसका वार्षिक राशिफल लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला यह वर्ष 2025 उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण जानकारियां वार्षिक राशिफल से संबंधित आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए राशिफल बताने से पहले आपको एक सलाह दे देते हैं। यह वर्ष ना आपके लिए बहुत ज्यादा अपेक्षाओं से भरा है, ना आप बहुत ज्यादा अपेक्षा पालिएगा और ना बहुत ज्यादा बुरा है, मतलब मध्यम है। तो इसका आपको मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, क्लियर कर देता हूं इस स्थिति को, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि जो है कि खराब ही है क्या सब कुछ हमारे लिए। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी भी चीजें वो भी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको निगेटिव ही देखने को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है शनि की स्थिति। शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और 29 मार्च 2025 तक वो वहीं रहने वाले हैं। इसके बाद वो आपके लग्न में आ जाएंगे मीन राशि में, और 29 मार्च को जब मीन राशि में वो आएंगे तो आपको 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो स्थितियां तो आपके लिए कोई बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी बनी हुई है कि जो वर्ष का हाफ है, खास तौर पे जो 7 जून तक का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। मित्रों, जो वार्षिक राशिफल होता है, जैसा कि आपको पता होगा, 4 ग्रहों पर आधारित होता है मेन, क्योंकि यही 4 ग्रह सर्वाधिक समय तक एक राशि में रहते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं शनि 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष, और जो राहु केतु होते हैं वो तकरीबन 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, 18 महीने के तकरीबन। मित्रों, यहाँ पर जब द्वादश भाव में शनि का गोचर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि शनि जो है यहाँ पर अस्त भी रहेंगे, क्योंकि 12 फरवरी को यहाँ सूर्य आ जाएंगे, और वो छठे भाव के स्वामी होते हैं आपके, और द्वादश में आएंगे तो शनि और सूर्य आपस में शत्रु होते हैं। यहाँ पर सूर्य जब बैठेंगे तो उनका गोचर चलेगा 12 फरवरी से 14 मार्च तक शनि के साथ रहेंगे, और 22 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, और 31 मार्च तक वो अस्त रहेंगे। इसी अस्त अवस्था में आपके राशि में वो प्रवेश कर रहेंगे 29 मार्च को, और 31 मार्च को उदय हो जाएंगे। मित्रों, यहां पर आपको 29 मार्च तक ये ख्याल रखना है, खासतौर पे 12 फरवरी से लेकर और जो समय रहेगा 14 मार्च तक, जब सूर्य और शनि की युति बनेगी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि, एक तरफ सूर्य राजा होते हैं, वही शनि जो है वो जुडिशरी है। आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो जितना हो सके वाद विवाद से दूर रखिएगा, खुद को, दिमाग को अपने ठंडे रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो ये स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकती हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वर्ष का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो भी मीन राशि में ही लगेगा, क्योंकि सूर्य जो है 14 मार्च को आपकी राशि में आ जाएंगे, और 29 मार्च को शनि जब रात्रि में प्रवेश करेंगे आपकी राशि में, उसी दिन यहाँ पर सूर्य ग्रहण की भी स्थिति घटेगी। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन राशि पर तो लगेगा, उसका प्रभाव तो मिलना ही है। तो ये आपको स्थिति मैंने बताई। अब जब यहाँ पर मीन राशि में जब शनि का प्रवेश होगा 29 मार्च को, उसके साथ कई ग्रहों का संयोग भी बन रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राहु आपकी राशि में गोचर कर ही रहे हैं, 18 मई 2025 तक वो भी यहाँ रहने वाले हैं। सप्तम में केतु का गोचर चल रहा है कन्या राशि में। 28 जनवरी 2025 को शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव से निकलेंगे, शनि के साथ उनकी युति रहेगी वहां पर। वो 28 जनवरी तक कुंभ राशि में थे। फिर जब 28 जनवरी को वो आएंगे आपके लग्न में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, और यहाँ पर वो स्वराशिस्थ होकर बैठेंगे, तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर वो लग्न में आ जाएंगे, और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और काफी लंबे समय तक के लिए राजयोग आपके राशि में बना रहेगा लग्न में, क्योंकि 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक शुक्र यहीं विराजमान रहेंगे। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू वगैरह आपको दे सकते हैं, लेकिन राजयोग का फल आपको देंगे। काफी आपके पर्सनालिटी में अट्रैक्शन आ जाएगा, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति आपको कराएंगे, महंगे आइटम्स, लग्जरी आइटम्स की खरीद आप करेंगे, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम आदि पर आप खर्च करेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा बजट वगैरह भी आपका बिगाड़ देगा ये, तो इन सब चीजों से मैं पहले ही आपको अवेयर कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ सूर्य आएंगे, तो सूर्य आएंगे तो 14 मार्च से यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। फिर शनि आ जाएंगे 29 मार्च को, तो शनि आएंगे तो सूर्य शनि का यहाँ पर पितृ दोष,
शनि राहु का पिशाच योग, सूर्य राहु का ग्रहण दोष और बुध भी यहाँ 7 मई तक रहेंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग रहेगा। लेकिन बुध और जो राहु है उनका जड़त्व दोष बन जाएगा और केतु की सप्तम में बैठ के सब पे दृष्टि रहेगी। तो लग्न में इतने अशुभ योग बन जाएंगे, जब पितृ दोष, पिशाच दोष, जड़त्व दोष, ग्रहण दोष, तो मानसिक स्थिति आपकी बहुत बुरी तरीके से डावाडोल हो जाएगी। आपको डिसीजन लेने में समस्या होगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से सारे ग्रह जब दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर उसको प्रभावित करेंगे। जिन अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने की बात चले तो उसमें ये ग्रह योगा योग जो बन रहे हैं यहाँ पर वो समस्या देगा। तो अंत में मैं अभी उपाय बताऊंगा, आप उसको कीजिएगा तो कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी। तो 7.5 का जो दूसरा चरण है शुरुआत में ही बहुत दिक्कत आपको दे रहा है। मित्रों, इसके बाद शनि की एक वक्री काल भी होता है, आपको पता होगा। जब शनि उल्टा चलेंगे तो वो 13 जुलाई 2025 से और 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे लग्न में और कहीं ना कहीं आपको द्वादश का भी फल देंगे। तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा पूरे वर्ष, आप इसका ध्यान रखिएगा। शनि लग्न में बैठेंगे, द्वादश के स्वामी होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इशू रहेगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में चोट चपेट, दर्द वगैरह, नसों में खिंचाव, अननेसेसरी आपको हेल्थ इशू ये देता रहेगा 7.5 का दूसरा। और कहीं ना कहीं आपको चेस्ट वगैरह में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दूसरे चरण में छाती पे ही शनि चलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो शनि की स्थिति आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत लाभ जरूर देंगे क्योंकि लाभेश होते हैं। मकर राशि जो लाभ भाव के स्वामी बनते शनि, उसके भी स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे। और इस पूरे शनि के गोचर के दौरान आप देखें काफी अकेलापन आपको महसूस होगा। आपका मन ज्यादातर अध्यात्म में या धर्म कर्म में तो लगेगा, आप कहीं ना कहीं संसार से, परिवार से, वैवाहिक जीवन से कहीं ना कहीं आप दूर होते आप खुद को पाएंगे और अकेलापन महसूस करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए। जितना पूजा पाठ आप करेंगे, ईश्वर की शरण में रहेंगे, धर्म कर्म से जितना अपने आप को जोड़े रखेंगे, उतना फायदा आपको शनि देंगे। शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी की बात करते हैं, 14 मई तक तीसरे भाव में है, दृष्टि उनकी सप्तम भाव, भाग्य स्थान और लाभ भाव पर है। तो वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को ये कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। भाग्य में आपके कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो बाकी ग्रह आपको समस्या दे रहे हैं, बृहस्पति उसमें थोड़ा बहुत राहत दे रहे हैं और लाभ में आपकी वृद्धि कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं या कोई टीचिंग संस्थान चलाते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनके लिए अच्छा है। इसके बाद 14 मई को बृहस्पति निकलेंगे और आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जो जनता का घर होता है, माता का घर होता है, भौतिक सुख साधन का घर होता है, ओन प्रॉपर्टी का घर होता है, यहाँ बैठेंगे और अष्टम भाव पर और दशम भाव पर और द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। यहाँ पे भी स्थितियां उनकी अच्छी, क्योंकि यहाँ पर उनको काफी अच्छा फल मिलता है। कालपुरुष की कुंडली में उच्च राशि बनती, कर्क राशि उनकी, तो यहाँ से स्थितियां थोड़ी बेहतर रहेंगी। कार्यस्थल पर आ रही समस्याओं को दूर करेंगे, जनता में कुछ प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, दुर्घटना आदि के योगों में कमी करेंगे। आपका मन कहीं ना कहीं, जो लोग रिसर्च आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए उनको फायदा करेंगे अष्टम पर दृष्टि डालकर। प्रॉपर्टी आदि की भी खरीद फरोख्त आपकी संभव है, बृहस्पति यहाँ बैठते हैं तो। और जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के फील्ड से जुड़े हुए, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको भी बृहस्पति फायदा दे सकते हैं। और द्वादश भाव पर दृष्टि कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको फायदा दे सकती है। खर्च वगैरह जो आपका होगा प्रॉपर्टी या ओन व्हीकल वगैरह पे हो सकता है और ये अच्छी स्थिति। इसके बाद बृहस्पति एक बार अतिचारी होंगे और अगली राशि में चले जाएंगे, आपके पंचम भाव में, उच्च राशि में, कर्क राशि में। तो यहाँ पर बैठेंगे और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक पंचम भाव में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर को उल्टा चलते हुए फिर से आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो, और दशमेश और जो है लग्नेश होकर आपके 4th हाउस में जब वो 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे तो एक केंद्राधिपति दोष में भी रहेंगे, दो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही। तो 3 बार इनका राशि परिवर्तन होगा। 14 मई तक यहाँ पर वो तीसरे भाव में वृषभ राशि में, 14 मई से 18 अक्टूबर तक 4th हाउस में जो मिथुन राशि है, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक पंचम भाव में, शिक्षा संतान के घर में, उच्च राशि में बैठेंगे और फिर 5 दिसंबर को उल्टा चलते हुए आपके 4th हाउस में। तो इतना परिवर्तन होगा बृहस्पति का इस वर्ष। तो बृहस्पति आपके लिए ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु केतु जो है वो आपके लग्न में ही बैठे हैं 18 मई तक, बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, संतान के साथ कुछ मतभेद पैदा कर रहे हैं, शिक्षा से आपका कहीं ना कहीं कुछ
दूरी बना रहे, क्योंकि कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि होती है उसी पर दृष्टि, जिसकी शत्रु राशि होती है राहु की, तो डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है कुछ ना कुछ। वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों को पैदा कर रहा है। बिजनेस में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लगाए हुए हैं, और भाग्य में भी दिक्कत पैदा करके साथ पिता के साथ मतभेद और कहीं ना कहीं धर्म कर्म से आपको दूर कर रहे हैं। तो राहु 18 मई को निकलेंगे और आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब द्वादश भाव में आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे छठे भाव में, फिर यहाँ से आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। एक तरफ 7.5 का दूसरा चरण शुरू रहेगा, और राहु का द्वादश में आ जाना तो अननेसेसरी खर्च, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वाद विवाद में राहु आपको फंसा सकते हैं, यहाँ तक कि लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी फेस करवा सकते हैं आपको। जेल जाते जाते की जैसी नौबत हो जाती है कि मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगवा सकते हैं। हो सकता है आपको सजा ना हो, लेकिन आपको थाना कचहरी जैसी स्थितियों में फंसा देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। छठे भाव में केतु बैठेंगे, ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं। बेवजह के कर्ज वगैरह लेने से बचिए, साथ ही किसी को उधार मत दीजिएगा। उधार देंगे इस गोचर के दौरान राहु केतु जब तक यहाँ बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये फिर पैसा वापस मिलने में समस्या आएगी। तो देखा जाए तो वाणी दोष की भी आपको समस्या रहेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर है, और परिवार में भी कुछ मतभेद, अलगाव जैसी स्थितियां, जैसे कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला चलो, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। और मंगल की स्थिति आपको बताते हैं धन भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर वो 21 जनवरी तक वर्ष की शुरुआत में नीच राशि कर्क में रहेंगे। इसके बाद 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक मिथुन राशि में, फिर 3 अप्रैल को फिर से वो आगे चलते हुए नीच राशि कर्क में जाएंगे, 7 जून तक वहां पर रहेंगे, फिर 7 जून को सिंह राशि में जाएंगे। तो मंगल की स्थिति अगर देखें तो धन संबंधित चिंता आपको 7 जून तक लगी रहेगी, ये स्थिति अच्छी नहीं। उसके बाद फिर से वो जब सिंह राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे, धनेश होकर तो एक प्रकार का दरिद्र योग बनाएंगे। तो मंगल की जो स्थिति है वो आपको 28 जुलाई के बाद से ही कुछ स्थितियां देखने को मिलेंगी, ठीक जब वो कन्या राशि में आएंगे। तब तक आपको धन संबंधित चिंता और भाग्य में ये लगातार अवरोध देते रहेंगे आपको, इसका आप ध्यान रखिएगा। खासतौर पे 7 जून तक जब तक वो नीच राशि में रहेंगे। 3 अप्रैल से 7 जून का जो समय रहेगा कर्क राशि में रहेंगे, पंचम भाव में। लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, भाग्य के लिए समस्या, साथ ही संतान को कुछ चिंता हो सकती है, संतान को लेकर कष्ट हो सकता है, संतान के कैरियर में दिक्कत पैदा करेगा मंगल। साथ ही जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा होगा तो 21 जनवरी तक पहले आपको दिक्कत देंगे, कॉम्प्लिकेशन, फिर 3 अप्रैल से 7 जून तक आपको डिलीवरी का अगर टाइम चल रहा हो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं। आप लोग चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा। तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी इस वर्ष नहीं है। मैं फिर से आपको अवेयर कर दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों यह था वार्षिक राशिफल मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सन 2025। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए 7.5 आपको चल रही है, और लगातार आपको जो है हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, क्योंकि मंगल की भी स्थिति डावाडोल है 7 जून तक। तो आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की, मंगल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी होते हैं आपके, वही नीचे रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत तो होना ही है। और शनिवार को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों तेल का दीपक जलाए तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों यह था वार्षिक राशिफल मीन राशि के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को जानकर उनको उपायों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, और यहीं से वार्षिक राशिफल 2025 का जो सीरीज चल रही थी उसका आज समापन होता है। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।